हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में दूसरा मैराथन क्लास होगा सामान्य ज्ञान का। ठीक है, पहला मैराथन क्लास हो चुका है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा चैनल पर जाए, आपको उसका लिंक वहां से मिल जाएगा। ठीक है, ये दूसरा मैराथन क्लास है। 500 प्लस क्वेश्चन एक साथ जो है इसमें आपको दिए जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि अब जो है एक बार में आपका सारा का सारा इसमें जीएस का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन वाइज है जो कि यूथ बुक से है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं हिंदी का लेकर आऊँगा। ठीक है, इसके पहले 3 मैराथन हो चुका है, एक मैथ का, एक पूरा जो है पूरा प्रैक्टिस सेट का एक साथ जो है मैराथन हो चुका है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पर जाइए, आपको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ करंट अफेयर के 5 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी जरूर देखना, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या है कि भीमबेटका शैलाश्रय पूरा पाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है। यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं बेसिकली किस राज्य में है ये बताना है। ठीक है, तो द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 1957-58 में इसकी खोज जो है श्री विष्णु श्रीधर के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला था। तो वह थे गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास थे। गुरु रामदास की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने शिवाजी के ऊपर जो है बहुत सारा प्रभाव डाला था। ठीक है, अगर हम बात करें शिवाजी की, तो शिवाजी जो थे वो 1627 में पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में पैदा हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम बीजाबाई था। ठीक है, और गुरु रामदास की अगर हम बात करें, शिवाजी ने जो है हिंदू पातशाही जो है अंगीकार किया था, और इन्होंने गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया था, और हिंदुत्व धर्मोद्धारक की जो है उपाधि धारण किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो यहाँ क्या हो जाएगा, हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, ये बताना। तो देखिए बंगाल का अंतिम अगर स्वतंत्र नवाब की बात करेंगे तो वो था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। जो अलीवर्दी खान था, उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला इस गद्दी पर इसका उत्तराधिकारी बना था। सिराजुद्दौला ने अपने ही दरबार में कई प्रतिद्वंदियों से मतलब घिरा हुआ था, और इसी ने जो है प्लासी का युद्ध जीतने में अंग्रेजों की मतलब जो थे इसके प्रतिद्वंदी, उन्होंने ही लोगों ने प्लासी के युद्ध के जीतने में अंग्रेजों की मदद की थी। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। इसके मध्य कब हुआ था? 23 जून। ठीक है, 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? इस नाम की सेना किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस ने जो है फ्री इंडियन लीजन नामक जो है सेना को बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 55 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल कब विभाजित हुआ? ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, बंगाल कब विभाजित हुआ, इसका आंसर बताना है। कि बंगाल के विभाजन की अगर हम बात करेंगे तो बंगाल विभाजित हुआ था 1905 में। 1920 जुलाई 1905 को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और इसी के विभाजन के खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार किया गया था। ठीक है, तो इसी के खिलाफ जो है ये आंदोलन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है। भारत में वर्तमान चीता की जनसंख्या जो है 2967। इसका निर्धारण 2021 में एक प्रक्रिया के तहत किया गया, जिसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं जनगणना। ठीक है, जनगणना कहते हैं। 2022 में जो रिपोर्ट आई है उसमें बाघों की जनसंख्या अभी अगर हम बात करेंगे तो 3167 है। 3167 बाघों की संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 की भारत की जनगणना होगी और वो कौन सी जनगणना होगी? तो 2021 की जो भारत की जनगणना होगी वो होगी भारत की 16वीं जनगणना। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, 2021 का जो थीम रखा गया वो क्या रखा गया है?
जनगणना का जन भागीदारी से जन कल्याण, इसका थीम रखा गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिम तट का हिस्सा नहीं? इनमें से पश्चिम तट का हिस्सा न्याया सेवा, मार्मोगांव, तूतीकोरिन, कोची। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 58 का सी पार्ट। तूतीकोरिन जो है वो पश्चिमी का हिस्सा नहीं, भारत के पश्चिम क्षेत्र का समुद्री तट का हिस्सा नहीं है। तूतीकोरिन जो पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तमिलनाडु का स्थित है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो आंसर इसका हो जाएगा तूतीकोरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में क्या पर्यावरण प्रदूषण या जैव विविधता को हानि नहीं पहुंचाता? इनमें से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। सोलर एनर्जी जो होता है वो पर्यावरण प्रदूषण या जैव विविधता को हानि नहीं पहुंचाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था वर्ष 1986 में, 23 मई 1986 को जो है पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो सरकार की संसदीय प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी संस्था भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार रखती है? तो वो संस्था है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जो है अंतिम अधिकार रखती है, अंतिम जो है भारतीय संविधान की व्याख्या करने की, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को इसमें से अगर देखा जाए तो वो शामिल किया था 1976 में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उसके द्वारा स्वर्ण सिंह समिति आई थी, उनकी सिफारिश पर भारतीय संविधान के भाग 4 के का तथा अनुच्छेद 51 का को जोड़कर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि जब किसी कमरे को एक कोने में सेंट की बोतल खुली रखी जाती है तो इसकी गंध कमरे के सभी हिस्सों में महसूस होती है, यह किसकी घटना के कारण होती है? ये बताना। तो ये होता है विसरण की घटना के कारण, मतलब डिफ्यूजन जिसको कह सकते हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर 65 का क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। तो मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है किस पर? मानव जो आँख है वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनाती है? तो मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होती है वो रेटिना पर बनाती है अपने। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने तात्कालिक ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च किया, जो कि तात्कालिक OD ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराता है? किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा देश लगातार दूसरी बार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी यानी FDI का सर्वोच्च स्रोत रहा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट सिंगापुर। और 2023-24 में भी सिंगापुर ही भारत के FDI के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं? इनमें से इंटरनेट प्रोटोकॉल की अगर हम बात करेंगे तो HTTP होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, STP नहीं होता, ठीक है। STP जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं होता। STP का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी परिवर्तित नहीं की जा सकती? रैम और रोम, और इसके अलावा दिया गया है द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी। इसमें से कौन सा चेंज नहीं किया जा सकता? तो अगर देखा जाए तो B और C, मतलब कि रोम और C मतलब सेकेंडरी मेमोरी, ये चेंज नहीं किया जा सकता। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ठीक है, चमड़े के कार्यों के लिए, चमड़े के कार्य के लिए अगर देखते हैं सॉरी, तो इसका आंसर है ए पार्ट, आगरा। आगरा जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे जो है स्थित है?
सॉरी स्थित नहीं है, गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है कौन सा था? लखनऊ तो स्थित है, ठीक है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी भी आता है। अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या गोमती नदी के किनारे नहीं है, बाकी जौनपुर भी आता है। अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे स्थित है, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है लॉन्च हुआ है, ये जापान के देश के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से काम करता है, ठीक है। 5G की तुलना में कितने गुना? तो 20 गुना तेजी से काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो उनका नाम है लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग है जो कि सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। तो आंसर ए पार्ट हो जाए। क्वेश्चन पहला दिया गया है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। ऑप्शन दिया गया है, तो बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश की अगर हम बात करेंगे तो ये सारनाथ में दिया गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म के बाद की बात करें तो बौद्ध धर्म जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध, ठीक है। तो भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, तो ये इनके संस्थापक थे। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के नामक स्थान पर, ठीक है। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। और इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुआ था, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्हें जो है सर्वप्रथम इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण किया था। और ये जो है गुप्त वंश का शासक था। और ये जो है इसने गुप्त संवत का जो है प्रारंभ किया था। तो गुप्त संवत भी याद रखिएगा किसके द्वारा प्रारंभ करवाया गया था? तो इसी ने ही करवाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस वास्तुशिल्पी के संदर्भ में दो गुंबद प्रमुख विशेषताएं हैं? खिलजी, तुगलक, लोदी, सैयद। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है, ठीक है, जिसमें आपको सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी मिल जाते हैं। तो इसी लोदी काल की जो स्थापत्य कला की विशेषता थी वो स्थानीय शिल्प और तुर्की शिल्प का जो है मिश्रण था। सिकंदर लोदी के समय एक नई शैली की शुरुआत हुई जिसमें एक गुंबद के स्थान पर दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था। और लोदी काल में जो है अष्टभुजी मकबरों का बहुतायत निर्माण किया जाता था। तो दो गुंबद जो प्रमुख विशेषता है वो लोदी काल की है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, 1948 से निम्न में कौन सी घटना नहीं हुई थी? इनमें से 1948 से, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 54, 1948 से निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं दी गई हैं। पहला इसमें घटना दिया गया महात्मा गांधी जी की हत्या। दूसरा है भारतीय संविधान की स्वीकृति। तीसरा है श्री राजगोपालाचारी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत ने लंदन ओलंपिक्स में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। इसमें कौन सी घटना 1948 के बाद नहीं हुई थी ये बताना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। भारतीय संविधान की स्वीकृति जो दिया गया है ये जो है घटना नहीं हुई थी। अगर हम बात करेंगे तो 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। भारतीय संविधान की स्वीकृति जो हुई थी वो 1949 में हुआ था, ठीक है। प्रथम गवर्नर जो जनरल बने थे श्री राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय, वो थे 1948 में इन्हें बनाया गया था। भारत ने लंदन में ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक ये भी 1948 में ही जीता था, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने यह घोषणा कब किया कि ब्रिटिश भारत से निकल रहे हैं? तो ये जब उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करता था इटली, तो उसने कब घोषणा किया था ये बताना। तो यह घोषणा उसके द्वारा 20 फरवरी 1947 को किया गया था, ठीक है। उसके द्वारा 20 फरवरी 1947 के द्वारा
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। उसने जो है भारत की स्वतंत्रता के संबंध में घोषणा करते हुए कहा था कि 30 जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और इसी क्रम में 3 जून 1947 को भारत के वायसराय माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता घोषणा किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बनिहाल दर्रा कहाँ पर अवस्थित है। बनिहाल दर्रा की अगर हम बात करें तो ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। जम्मू कश्मीर का एक श्रेणी है, पर्वत श्रेणी पीर पंजाल, तो वहाँ पे वहीं पर जो है ये स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये किसको जोड़ता है, तो जम्मू को श्रीनगर से ये दर्रा जोड़ता है और इसी के अंतर्गत बनिहाल दर्रे के अंतर्गत ही जवाहर सुरंग जो है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी लैगून झील है। लैगून झील इनमें से किसको कहा जाता है। लैगून झील की अगर हम बात करेंगे तो वो है कयाल झील, जो कि पड़ती है केरल में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। समुद्र तट के किनारे पर स्थित ऐसी उथली जल संरचना जो खारा हो, खारे पानी की झील हो, उसको हम कहते हैं लैगून। ठीक है, लैगून कहलाता है। चिल्का झील जो उड़ीसा की है वो भी जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, केरल में लैगून झील को कयाल कहा जाता है। केरल में लैगून झील को क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 58। दिया गया उत्सर्जित होने का प्रमुख कारण क्या है। किसके घरों के भीतर वायु प्रदूषण उत्सर्जित होने का प्रमुख कारण क्या है। तो घरों के भीतर वायु का उत्सर्जित होने का प्रमुख कारण है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ए पार्ट, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन इसका राइट आंसर है, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है। तृतीयक उपभोक्ता की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं। इनमें से अगर देखा जाए तो सांप जो है तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। और दूसरी श्रेणी जो ये तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं दूसरी श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे सांप हो गए, बाज हो गए, गिद्ध हो गए, ये सभी जो है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के पानी का प्रदूषित होने के संदर्भ में कौन सी मात्रा उत्तरदायी है इसमें से। तो नदी के पानी के प्रदूषित होने के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो कणों का बहना जो होता है, ठीक है, जैसे कि जल में वाहित मल हो गया, विषैला रसायन हो गए, ठीक है, गाद हो गया, आदि जो है हानिकारक पदार्थ मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। तो कणों का बहना जो कि एक मात्रा जो है उत्तरदायी होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट। ठीक है, सॉरी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार जो है प्रदान किया गया। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 6 हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो है 6। भाग 3 में इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए वयस्क में लाल रक्त कणिकाएं मतलब RBC पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं। तो वयस्कों में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये पाई जाती हैं बोन मैरो में, मतलब कि अस्थि मज्जा जिसको कहते हैं हिंदी में। तो वहाँ पर जो है आपको लाल रक्त कणिकाएं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो मनुष्यों के लार में एंजाइम जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं एमाइलेज। क्या कहते हैं, एमाइलेज कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। तो अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl जिसको कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। एम नत्रा एक 13 वर्षीय बालिका की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ ने गुडविल एम्बेसडर के फॉर द पुअर के रूप में किया है, और ये है किस शहर से हैं, मतलब वो एम नत्रा किस शहर से ये बताना है। तो ये हैं मदुरई से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मदुरई से हैं, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है।
तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, विकास का एलपीजी मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको कहते हैं एलपीजी का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 1991 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयोग किया था? इनमें से कौन सी फंक्शन की है जिससे फाइल बदलने का काम प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? तो उस फंक्शन की का नाम क्या है? तो F2 है। ठीक है, F2 से किसी भी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदला जा सकता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति को छुपाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति को छुपाने के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो क्या होता है, ये बताना। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा? इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 70 में डी पार्ट। Ctrl+9 से हम MS एक्सेल में पंक्ति को छुपा सकते हैं। ठीक है, किससे? Ctrl+9 से हम MS एक्सेल में पंक्ति को छुपा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना की गई थी लखनऊ में, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ किया गया था? लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये स्थित है नरौरा। नरौरा कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में। ठीक है, इसकी स्थापना 1991 में किया गया था, मतलब कि 1991 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो यह शुरुआत किया गया है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा, तो आंसर सी ऑप्शन है झारखंड राज्य सरकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो उनका नाम है पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु को बनी है। ये जो है बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 75 है, 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो जारी किया था वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, उसमें 120 देशों में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 63। ठीक है, जीएस के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जगह पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया बिहार में, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था? तो यह किया गया था हरिहर और बुक्का नामक दो जो थे, इन्होंने जो है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे पर उत्तरी तट पर जो है इसकी स्थापना किया था। ठीक है, और ये अगर हम बात करेंगे तो हरिहर और बुक्का जो थे ये काकतीय राजवंश के अधीन सामंत थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का सबसे पहला उप प्रधानमंत्री कौन बना था? तो उनका क्या नाम था? इधर दिया गया ए पार्ट, इसके बाद बी सी डी इधर पार्ट दिया गया है तीनों। तो पहले उप प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करेंगे तो दिया गया है आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने इनमें से कौन से आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? ठीक है, तो 54 में अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है? अवध के किसानों के द्वारा आंदोलन, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि अवध के किसानों का जो आंदोलन था वो बाबा रामचंद्र जो थे, इन्होंने प्रतापगढ़ में 1920 को किसान सभा का गठन किया था, अवध किसान सभा का, और ये जो किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र बना था, और इन्होंने ही अवध के किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था। ठीक है, कपड़ा मिल वर्क्स आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1918 में हुआ था, और दमनकारी बागान व्यवस्था के विरोध चंपारण जो आंदोलन हुआ था ये 1917 में। ठीक है, गांधी जी का पहला भारत में सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। खेड़ा के किसानों में समर्थन अगर हम बात करेंगे तो खेड़ा के किसानों के समर्थन में किया गया सत्याग्रह ये 1918 में हुआ था। गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया था इन सब तीनों का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्रांतिकारी थी जिसने भारत से बाहर रहकर कार्य किया? तो उस क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो वो थी भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा पारसी क्रांतिकारी थी, पारसी, जिन्होंने बाहर रहकर, देश के बाहर रहकर जो है इन्होंने काम किया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, निम्नलिखित अक्षांशों में से किस अक्षांश पर 21 जून को 12 बजे दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इनमें से? तो कौन वो अक्षांश का बताइए। तो वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ को जो है सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, और 21 जून की तिथि को जो है कर्क संक्रांति कहा जाता है। इस पर क्या होता है, सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई क्या होती है, सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दिया, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं के उत्पादन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। गेहूं जो है रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 58, वर्षा या ओलों की प्रचंड मूसलाधार बौछार जो सामान्यतः अल्पावधि की होती है, इस कथन के लिए निम्नलिखित में से किस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए 58 में आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इसको हम कहते हैं मेघ विस्फोट। क्या कहते हैं, मेघ विस्फोट। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास भूमियों में से कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सवाना घास को। सवाना घास के मैदान के नाम से उष्णकटिबंधीय घास की भूमियों को जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत नवीकरणीय योग्य नहीं है इनमें से? तो ऊर्जा का नवीकरणीय योग्य स्रोत इसमें से देखा जाएगा तो वो होगा प्राकृतिक गैस, जो नहीं होगा। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो उनका नाम था राजेंद्र मड लोढ़ा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अभी भारत के वर्तमान में देखा जाएगा तो मुख्य न्यायाधीश जो थे डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये उत्तरदायी होती है केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल लोकसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं होगा? तो मौलिक कर्तव्य इनमें से देखा तो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना, जो कि ये मूल अधिकारों में आता है। मूल अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो यही हो जाएगा। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अपनी समृद्ध विरासत को बचाए रखना, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सभी मौलिक कर्तव्य हैं। बल्कि ये जो पार्ट है वो मूल अधिकार है। चलिए, नीचे दी गई धातुओं में से कौन सी विद्युत की सर्वोच्चतम चालक है? इसमें सर्वोत्तम चालक इसमें से अगर देखा जाएगा तो हो जाएगा सिल्वर। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसका जो रासायनिक चिन्ह होता है वो होता है एजी। एजी से इसको डिनोट करते हैं। चांदी के बाद होता है कॉपर का सर्वोत्तम जो है उच्च चालक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, CH4 में कार्बन की संयोजकता क्या है? CH4 में कार्बन की संयोजकता की बात करेंगे तो 4 होता है। आंसर बी पार्ट है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए, खादी ग्रामोद्योगों द्वारा वाराणसी में शुभारंभ की गई योजना स्पिन का फुल फॉर्म क्या है? स्पिन के फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका दिया गया है। ये स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो यह आलू के उत्पादन से संबंधित है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन क्रांति जो होता है वो शहद और बागवानी के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है वो तेल तेल के बीज के उत्पादन से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, भिंडी उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो पर भड़ी क्रांति के अंतर्गत आता है। चलिए, पेंटियम का संबंध कंप्यूटर के किस भाग से है? पेंटियम का संबंध की अगर हम बात करेंगे तो ये माइक्रो प्रोसेसर होता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, यूपीएस का फुल फॉर्म बताना। यूपीएस का फुल फॉर्म कंप्यूटर टर्म में, तो इसका जो होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, यूपीएस। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता था? मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता था। वो नगर था कानपुर। ठीक है, कानपुर में सूती मिलें अधिक होने के कारण उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता था, जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, वाराणसी के निकट स्थित मंडुआ डीह किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है,
इसका क्या आंसर जाएगा? तो 72 का आंसर जाएगा सी पार्ट। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यहाँ पे है, स्थित है, जो कि एक कारखाना है और इसका यहाँ पे निर्माण किया जाता है। तो यहाँ यही आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई? तो चींटियों की नई प्रजाति की खोज की अगर हम बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अभी हाल ही में हुआ, जो कि सियांग घाटी में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किया गया। 74 है, वो भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, इनमें से किसने जो है सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है? तो उनका नाम है दिनेश कार्तिक। ठीक है, दिनेश कार्तिक आंसर हो जाएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने T20 से अभी संन्यास लिया है सिर्फ। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, 2 जून 2024 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है श्रीनगर में। कहाँ पर हुआ है? श्रीनगर में। ये 2024 का 10वां अंतर्राष्ट्रीय जो योग है ये श्रीनगर में किया गया है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? श्रीनगर हो जाएगा। विक्रम संवत किस वर्ष से आरंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो हुआ था इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 57 BC या 57 ईसा पूर्व। आंसर सी ऑप्शन करें। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, मतलब कि जैन ग्रंथ की जो कालकाचार्य कथा उसके अनुसार विक्रम संवत की शुरुआत जो है राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरुआत किया गया था। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया? तो सम्राट अशोक मौर्य राजवंश के सम्राट थे, इनके अभिलेखों में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, प्राकृत भाषा। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा के लिए किस राजा ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो बौद्ध शिक्षा के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, जिन्होंने किया था। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धर्मपाल। ठीक है, पाल वंश की स्थापना अगर हम बात करेंगे उसकी नींव, तो पाल शासक गोपाल के द्वारा 8वीं शताब्दी में किया गया था और इसकी स्थापना जो हुई थी वो बंगाल में किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में तेभागा आंदोलन की घटना कहाँ हुआ था? तो तेभागा आंदोलन की घटना 1946 में यह घटित हुआ था बंगाल में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यह प्रसिद्ध बंगाल का किसान आंदोलन था जिसका नेता थे कंपाराम सिंह और भवन सिंह चड्ढा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल का गठन किया था? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस जब छोड़ा तब इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो यह हुआ था सभी साम्राज्य विरोधी शक्तियों के संगठन और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो यह पर्वत तब बनते हैं जब बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं और लंबवत विस्थापित होते हैं। ऊपर उठे हुए ब्लॉक को होस्ट कहा जाता है और नीचे वाले ब्लॉक को ग्रेवल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो उदाहरण है वो सतपुड़ा जो पर्वत है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टान जिनकी संरचना में शैलभूत मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो चट्टान जिनकी संरचना में शैलभूत मिलते हैं उन्हें जो है इग्नियस रॉक कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, इग्नियस रॉक। चलिए, बलुआ पत्थर किसमें रूपांतरित होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये स्फटिक यानी कि क्वार्ट्ज का ये रूपांतरित होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बलुआ पत्थर जो होती है ऐसी दृढ़ शिला होती है जो मुख्यतः बालू के कणों का दबाव डालकर जम जाने से बनती है। अगला प्रश्न है, भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? वन्य जीव संस्थान भारत का कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है देहरादून में। देहरादून कहाँ पड़ता है? ये देहरादून जो पड़ता है उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, तो वहां पर ये अवस्थित है। और इसका स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। पर्यावरण परतंत्रीय अनुक्रमण का विचार पहली बार किसने प्रदान किया? तो यह प्रदान किया गया था फ्रेडरिक क्लेमेंटस के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, फ्रेडरिक क्लेमेंटस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया था और इस अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं। ठीक है, 29 विषय ग्राम सभा से संबंधित दिए गए हैं
और 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पीने के पानी आदि विषय शामिल है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है। अब ऑप्शन दिया गया इस तरीके से, कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ये बताना है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा को संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है भंग कर सकता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा आदर्श रूसी संविधान से लिया गया है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो न्याय का जो चीजें हैं, न्याय कि आदर्श रूस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय शब्द 3 अलग अलग रूपों से ग्रहण करता है। पहला उसमें आ जाता है आपको सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मानव आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आंसर सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है। तो वो धातु हो जाएगा लेड, यानी कि शीशा। शीशा जो होती है सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है, जो कि पेट्रोलियम के उपयोग के कारण शीशा उत्सर्जित होता है और यह वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक बनता है। अगला प्रश्न है, पादप के किस अंग में परागकण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बताना है। तो पादप के पराग कोश में परागकण जो है उत्पन्न होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा पराग कोश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके तत्वाधान में चावल के निर्यात है तो प्रोत्साहन करने के लिए एक नवीन मंच की स्थापना की गई। तो नवीन मंच इसमें से अगर देखा जाए तो वो था एपीडा, जिसको कहते हैं एपीडा की स्थापना किया गया था। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नियत विकास प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म है। 1986 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र के लिए बैंक प्रदत्त ऋण किस सर्वोच्च संस्था द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है, जो बैंक है वो है नाबार्ड के द्वारा प्रदान किया जाता है। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था, जो कि ये संसदीय अधिनियम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत जो स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ किसका एक उदाहरण है। सिस्मोग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो होता है ये हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सिस्मोग्राफ जो है वो कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है कि एक वर्कशीट के संचय को क्या कहा जाता है। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड। तो वर्कशीट के संचय को संगठन को कहते हैं हम वर्क बुक। क्या कहते हैं, वर्क बुक कहेंगे। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट। ठीक है, वर्क बुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है इनमें से। तो वो हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है। तो गुरु पूर्णिमा पर्व जो है एक धार्मिक त्योहार है, जो ये ऋषि व्यास को समर्पित है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महर्षि व्यास को ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया। तो उनका नाम है आईपीएस इदाशीसा नोंगरांग को। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इदाशीसा नोंगरांग, जो कि है पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया। ठीक है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था। तो क्वेश्चन 51 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ए पार्ट सही है। सारनाथ में इन्होंने जो है प्रथम उपदेश दिया था। जो प्रथम उपदेश जो बौद्ध धर्म में है उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सारनाथ जो कि अभी वाराणसी के पास पड़ता है। ऋषिपत्तनम अथवा सारनाथ, इसका पुराना नाम ऋषिपत्तनम भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को निर्वासन के लिए कहाँ भेजा गया था। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, इजी है, सी पार्ट हो जाएगा, रंगून में भेजा गया था। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1862 में। 1857 को भेजा गया था और 1862 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो वर्ष 1930 में 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत किया गया था। तो बी पार्ट हो जाएगा 12 मार्च 1930। ठीक है, ये चला कब तक था, 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक।
अगले महीने तक चीज चला था। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय सैन्य दलों ने पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को जो है विमुक्त कराया था? तो ये हुआ था वर्ष 1961 में। ठीक है, आजादी के जो है आजादी 1947 में मिली थी और 1961 में जो है पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को विमुक्त करवाया गया था। 1962 में जो है गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1942 में। ठीक है, 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव किया गया और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक के मैदान में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भू प्रॉपर्टी में प्रचुरता से पाया जाता है? तो भू प्रॉपर्टी में इसमें से अगर देखेंगे तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा अधिकता में पाई जाती है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम के बाद फिर लोहा सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, लोहा जो है सेकंड नंबर पर आता है, सर्वाधिक पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है भू प्रॉपर्टी पर एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाती है और भू प्रॉपर्टी पर सबसे कम मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, स्थल मंडल किससे बना हुआ? स्थल मंडल की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रॉपर्टी और ठोस मेंटल से बना हुआ है सर्वोच्च। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से प्रदूषण का द्वितीयक महत्वपूर्ण कारक कौन सा? द्वितीयक महत्वपूर्ण कारक इनमें से बताना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया है, धूम कोहरा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आंसर क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, धूम कोहरा। प्रदूषण का द्वितीयक जो सेकेंडरी महत्वपूर्ण जो कारक धूम कोहरा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं ये प्राथमिक मतलब प्राइमरी प्रदूषक के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, प्रदूषक जो होते हैं दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक प्रदूषण, जिसमें सीधे ही पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना हो जाता है। ठीक है, और दूसरा आता है द्वितीयक प्रदूषक, जिसमें प्राथमिक प्रदूषण और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के बीच अपक्रिया के उत्पाद जो बना प्रदूषक होता है वो द्वितीय प्रदूषक कहलाता है। जैसे कि ओजोन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो है हो गए। ठीक है, पैराक्सीटिल नाइट्रेट यानी कि पैन जिसको कहते हैं वो हो गया, पार्टिकुलेट मैटर हो गया। द्वितीय प्रदूषण में धूम कोहरा भी आता है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण परतंत्रीय अनुक्रमण का विचार पहली बार किसने प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया गया था पहली बार फ्रेडरिक क्लेमेंटस के द्वारा। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किसमें नहीं पाया जाता? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं रूस में नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण लगभग 28 डिग्री के आसपास ही फैला हुआ है। अब इसमें एशिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका हो गया, मध्य अमेरिका हो गया, मैक्सिको, प्रशांत द्वीप पर अधिकतर होता है। ठीक है, अमेजन वर्षा वन जो है दुनिया का सबसे विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में। लेकिन रूस जो है वो उत्तरी पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी ध्रुव के पास में हुआ है, तो वहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? तो 10वीं सूची की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है ये। दल बदल के आधार के निष्कासन से संबंधित प्रावधानों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह अनुसूची पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन इसके लिए हुआ था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं है को केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में इनमें से कितनी अवधि से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये बताना है। तो इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको मात्र 6 महीने की अधिक समय के लिए जो है नियुक्त नहीं करते, तो 6 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा उसको नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो इसे सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लेनी होगी 6 महीने के भीतर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, एन संजीव रेड्डी इसको कहते हैं, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सलाइवा धारण करता है। सलाइवा क्या धारण करता है? सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा में पाया जाता है एमाइलेज। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, सलाइवा में एमाइलेज पाया जाता है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, क्या हो जाएगा इसका आंसर?
बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को रासायनिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जानते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 इसको कहते हैं। इसका फार्मूला है डी पार्ट, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, NaHCO3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, सीलबंद बैग में भंडारण के दौरान आलू के चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए चिप्स निर्माता किसकी उपस्थिति में पैकेट को सील करते हैं। तो जो मतलब बेसिकली सील बंद जो बैग है, मतलब कि चिप्स के अंदर जो है कौन सा गैस भरा हुआ होता है, तो अंदर उसका होता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन की उपस्थिति में पैकेट को सील किया जाता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च संगठन विपणन सहकारी क्षेत्र में कौन सा है। तो विपणन सहकारी क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो वो बी पार्ट हो जाएगा नेफेड। नेफेड का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इसका फार्मूला बनता है और ये इसकी स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को, 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ये याद रखें, नेफेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलेरीकल्चर शब्द का उल्लेख, ओलेरीकल्चर का मतलब क्या है, तो ओलेरीकल्चर का मतलब होता है 68 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। CD रोम निम्नलिखित में से किसका फुल फॉर्म है, ठीक है, CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म बनता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में कोई संचिका या फोल्डर ढूंढने के लिए जो है किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कौन से शॉर्टकट का प्रयोग कर रही है फोल्डर या फाइल को ढूंढने के लिए किया जाता है, तो वो होता है F3 से हम जो है फोल्डर या फाइल को ढूंढते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति नहीं है इनमें से। तो यहाँ गोंड उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, थारू भी पाई जाते, भील भी, तंग खुल जो दिया गया है ये जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती, ठीक है, ये जनजाति जो है मणिपुर राज्य में मिलती है, तो यही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के तहत उत्तर प्रदेश की कुल लिंग अनुपात कितना है, तो उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो वो है 912, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट 912, ठीक है। भारत का कितना है, तो भारत का हो जाएगा 943, 943 पर 1000 पर। अगला प्रश्न है 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया, मतलब रेमल नाम जो है किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ओमान के द्वारा यह नाम दिया गया था, सी पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है, ओमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, मई 2024 में ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन जो किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, मई 2024 में असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था असम के गुवाहाटी में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मतलब केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया था, जो कि असम सरकार के सहयोग से ये चीजें हुई थी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक। दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज हुई थी वर्ष 1922 में, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज और 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया था, ठीक है। राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता की खोज यहाँ पे 1922 से ही हो जाएगी। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ, तो बाबर के मध्य हुआ था और दिल्ली का उसमें सुल्तान था इब्राहिम लोदी, इनके मध्य हुआ था, इसमें बाबर विजयी हुआ था, इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया था, ठीक है। और यहीं से जो है मुगल वंश की साम्राज्य का जो है नींव पड़ा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, तो इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है लॉर्ड क्लाइव को, ठीक है, क्लाइव को कहा जाता है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लाइव जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था,
बंगाल का ये क्या था, प्रथम गवर्नर बना था। 1766 में क्लाइव ने जो है व्यापार समिति का गठन किया था, तो 1768 में क्लाइव जो है व्यापार समिति को समाप्त कर दिया था। तो इसको जो है माना जाता है भारत में प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। चलिए अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध ने इनमें से किसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। कलिंग युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हुआ था अशोक के समय में, ठीक है, अशोक मौर्य के समय में। सम्राट अशोक जो था उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा के पूर्व 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर इसने आक्रमण किया था। और अशोक का जो 13वां शिलालेख है उससे पता चलता है कि इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे और करीब 1.5 लाख लोग युद्ध में बंदी बना लिए गए थे। युद्ध की विभीषिका स्थिति को देखकर जो है अशोक का मन द्रवित हो गया और उसने सदा के लिए युद्ध त्यागने की घोषणा किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देते हैं, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। पूर्ण स्वराज की घोषणा की अगर हम बात करेंगे तो यह हुआ था लाहौर के अधिवेशन में, ठीक है। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और ये कब हुआ था, 1929 में। तो उसी अध्यक्ष में उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है घोषित किया गया था, ठीक है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किए जाने वाले नए अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है भारती, ठीक है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 2015 में इसको स्थापित किया गया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। चलिए अगला प्रश्न, महासागरों में ज्वार उठते हैं, क्यों उठते हैं, किसके कारण उठते हैं। तो महासागरों में ज्वार जो होता है चंद्रमा के आकर्षण के कारण उठता है और सूर्य के भी आकर्षण, तो इन दोनों के कारण उठता है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बोथ ऑफ एबव, ठीक है। तो आंसर सी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। तो वायुमंडल के सबसे नीचे जो पाया जाता है परत या मंडल उसको कहते हैं क्षोभ मंडल, मतलब ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। आंसर बी पार्ट है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। अब हम देखेंगे 59। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में से शहरों में से किसमें वार्षिक ताप परिसर सबसे कम रहता है। भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसमें वार्षिक ताप परिसर सबसे कम रहता है। तो यहाँ हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में अगर देखा जाए तो सबसे कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि सागरीय जल जो होता है देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। दिन के समय जो होता है स्थलीय सतह का तापमान सागरीय क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है और रात में क्या होता है, इसके विपरीत पाया जाता है, ठीक है। तो ये पोर्ट ब्लेयर जो ऐसा है ये समुद्र के चारों ओर घिरा हुआ है, इसके कारण यहाँ पे वार्षिक ताप जो होता है परिसर वो सबसे कम होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत इसमें से कौन सा है। नवीकरणीय स्रोत में इसमें आ जाएगा आपका बायोमास। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं ऊर्जा के, तो ये वह ऊर्जा होते हैं जो प्रदूषणकारी नहीं होते हैं, जिनका क्षय नहीं होता और या जिनके स्रोत का पुनः जो है भरण होता है, ठीक है। इसके उदाहरण में देखेंगे तो सौर ऊर्जा आ जाता है। सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय स्रोत में आता है, ठीक है। सौर ऊर्जा के अलावा पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय स्रोत में आता है, ठीक है। पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय स्रोत में आता है। इसके अलावा जल विद्युत ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, ये सभी क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। दूसरा होता है गैर नवीकरणीय स्रोत, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन ये सभी ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। इजी क्वेश्चन, आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 368, भाग याद रखिएगा भाग 20 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायके, जो कि ये पार्ट हो जाएगा और ये श्रीलंका की थी, ठीक है, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनाई गई थी 1960 में। इन्होंने 3 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद को संभाला था, 1960 से लेकर 65 तक, फिर 70 से 77 तक, फिर 1994 से लेकर 2000 तक ये रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान सभा के प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। ये जो थे इनको प्रत्यय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। साधारण नमक का रासायनिक नाम, साधारण नमक मतलब कि NaCl इसका फार्मूला होता है, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चलिए, बुढ़ापे से संबद्ध जो अध्ययन की शाखा होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं जेरोंटोलॉजी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑन्कोलॉजी जो होता है कैंसर से संबंधित अध्ययन करा जाता है, ठीक है। इसके बाद टेरेटोलॉजी है, ये शारीरिक विकास की असमानताओं के अध्ययन होता है, ठीक है। और नीथोलॉजी जो होता है ये पक्षियों के संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66।
66 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में देखेंगे तो लीवर आ जाएगा, आंसर बी पार्ट है। ठीक है, लीवर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SVAYEM भारत के किस राज्य की एक सर्वोत्कृष्ट योजना है? तो स्वयं का फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना, इसका फुल फॉर्म है और ये असम का ही योजना है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में IIP का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में IIP की बात करेंगे तो होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो है प्रोडक्शन। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, इंटरनेट एड्रेस में टर्म जो HTTP लिखा होता है इसका अर्थ क्या है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि बी पार्ट में दिया गया है तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मेमोरी को लगातार फ्रेश करना पड़ता है? रिफ्रेश किस मेमोरी को करना पड़ता है? तो वह है EPROM। ठीक है, EPROM मतलब कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि स्थायी मेमोरी का प्रकार, परमानेंट मेमोरी का प्रकार है। इसको जो है हर बार क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो EPROM हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था? तो उस शहर का नाम क्या था? तो उस शहर का नाम है इंदौर, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, दिया गया है मुंशी तोताराम उपन्यासकार में प्रेमचंद्र द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं ये बताना है। तो यहाँ मुंशी जो तोताराम जी थे ये प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित जो प्रसिद्ध उपन्यास है निर्मला का एक मुख्य पात्र है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, निर्मला के पति का नाम मुंशी तोताराम था। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो रन फॉर सन मई 2024 में जो किया गया नई दिल्ली में किया गया है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर जो है नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए मई 2024 में किसे तीसरी बार क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बनाया गया? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आंद्रेज प्लेंकोविक, आंद्रेज प्लेंकोविक। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लाई चिंगते। ठीक है, लाई चिंगते जो है ये ताइवान के भी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। तो आंसर बी पार्ट इसका राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कथक के प्रख्यात नर्तक अथवा नर्तकी हैं? इसमें से तो पंडित बिरजू महाराज का नाम दिया गया है, जो कि ये सही है। ये कौन है? कथक नर्तक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1938 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें यह कालिका बिंदादीन घराने के थे। ठीक है, इन्हें 1986 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इन्हें जो है कालिदास सम्मान तथा संगीत नाटक अकादमी से सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया इस तरीके से। ठीक है, मुगलकालीन भारत में जमा और हासिल का मूल अंतर निम्नलिखित में से क्या होता था? तो मुगलकालीन भारत में जमा का अर्थ होता था निर्धारित रकम एवं हासिल का अर्थ होता था वसूली की गई रकम। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जमा जो थी निर्धारित रकम थी और हासिल जो थी सचमुच वसूली की गई रकम होती थी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि 1905 में हुए बंगाल विभाजन के परिणाम संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से ठीक है, बंगाल विभाजन से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि इसने हिंदुओं तथा मुसलमान दोनों में विरोध करने की प्रबल भावना को जन्म दिया, जो कि बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन इसी के तर्ज पर हुआ था। इसके बाद दूसरा है कि इससे राजनीतिक दृष्टि से उन्नतशील बुद्धिजीवी में शिथिलता आ गई, तो ये भी सही है। ठीक है, फिर इससे धार्मिक वैमनस्य भड़क उठा, जो कि गलत है। बंगाल विभाजन से धार्मिक वैमनस्य जो है भड़का नहीं था, जबकि ये दोनों एक हो गए थे, मतलब हिंदू मुसलमान। इसकी वजह से इससे सच्ची राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता मिली, तो ये भी सही है। तो गलत वाला ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। कब हुआ था बंगाल विभाजन? तो 1905 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो थी एक सच्ची राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ था इससे भारतीयों में। ठीक है, उस समय वायसराय कौन था? करजन था और करजन के ही द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा था राष्ट्रवाद का गढ़ जो उस समय बन चुका था बंगाल, उसको विभाजन करके राष्ट्रवाद को विखंडित करना और सांप्रदायिक उन्माद को फैलाना। ये उसका जो है इसका उद्देश्य रहा था, लेकिन अपने उद्देश्य में वो कामयाब
भी रहा था और कामयाब भी नहीं रहा था, मतलब दोनों साइड में रहा था। ठीक है, अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन किया गया, जिसके कारण इस दिन को संपूर्ण बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इस तरीके से दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव का भाग इसमें से नहीं था। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो भारत के सभी लोगों को कानून के सम्मुख समानता प्रदान की जाएगी, जो कि ये उद्देश्यों में से एक था उनके प्रस्ताव में। ठीक है, भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य, ये भी उनके उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव था उसमें शामिल था। सी पार्ट दिया गया है कि अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़े वर्गों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, जो कि गलत है। ये उसमें उनके जो उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव था उसमें ये नहीं लिखा हुआ था। स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां जनता से प्राप्त होंगी, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो जो ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था वो था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके तहत पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्य की अर्हता निहरता, ठीक है, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायी आदि सभी के लिए इसमें प्रावधान किए गए। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय जो है ग्राम पंचायतों के लिए दिया गया। तो ये पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से एक भी महानगर नहीं है? तो इसमें से अगर देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार तो हिमाचल प्रदेश में एक भी महानगर नहीं है। डी पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन सा विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है इनमें से? तो इनमें से वो है पोपा ज्वालामुखी। ठीक है, पोपा ज्वालामुखी जो है विलुप्त ज्वालामुखी। अब विलुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें एक बार उद्गार के बाद पुनः उद्गार नहीं हुए हो, तो उन्हें हम कहते हैं विलुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो इस प्रकार की झील अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये पोपा ज्वालामुखी जो है कहाँ पर पड़ता है? म्यांमार में। और ये एक किसका है? ये विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो इक्वाडोर में एक है चिम्बराजो, ईरान का है कोह सुल्तान और देवबंद, ये दोनों ईरान में पड़ते हैं, जो कि ये किसके? विलुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। चलिए, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ किया गया? तो बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी भारत में 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को शुरुआत किया गया था। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरुआत किया गया था? तो ये जिम कॉर्बेट पार्क है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, तो वहां से शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा विकास के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करता है? तो इसमें से हो जाएगा सी पार्ट, गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ की खाड़ी है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेम ऑफ द ओनली आइलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं, तो उस राज्य का नाम है क्या? तस्मानिया। ठीक है, तस्मानिया हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? इसमें से तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 49। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये भाग 4 में है। भाग 4 में अनुच्छेद 49 जो कि 36 से 51 तक राज्य के निर्देशक सिद्धांत उसी में वर्णन किया गया है। सी पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। भारत की आकस्मिकता निधि से राशि केवल इसके पश्चात निकाली जा सकती है, मतलब किसके पश्चात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद जो है निकाला जा सकता है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। विधानसभा किसके चुनाव में भाग लेती है? भारत में राज्य विधानसभा किसके चुनाव में भाग लेती है? यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सदस्य। इनमें से किस किस के चुनाव में जो है विधानसभा राज्य की जो है वो भाग लेती है? तो सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और राज्यसभा के सदस्यों में। तो 1 और 4 इसका राइट आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी और किसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपूर का शोधन किस प्रक्रिया के द्वारा करा जाता है? तो कपूर का शोधन जो होता है उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से हम करते हैं और आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है। कोई लकड़ी का गुटका जल के पृष्ठ पर जो है तैर रहा है। तैरते समय इस गुटके का आभासी भार कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुटके द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होगा, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, और जो कि ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर बताया गया है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, तो उन्हीं के सिद्धांत पर ये लागू होता है। चलिए, दाब कुकर में भोजन शीघ्र पकता है क्यों? दाब कुकर में
प्रेशर मतलब प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्र क्यों पकता है? क्योंकि कुकर में बंद जो जलवाष्प द्वारा आरोपित दाब है वो जल के क्वथनांक में वृद्धि कर देता है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में कृषिगत आय पर कर लगाने का अधिकार किसमें निहित है? तो भारत में कृषिगत आय जो होती है उस पर जो है कर लगाने यानी टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, भारतीय रुपये का विशिष्ट प्रतीक का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, जो कि किस प्रकार है? इस प्रकार है। ठीक है, तो इसका डिजाइन किसने किया था ये बताना। तो ये किया गया था डी उदय कुमार। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये 15 जुलाई 2010 को, ठीक है, 15 जुलाई 2010 को जो है स्वीकार किया गया है। रा अक्षर पर आधारित है तो देवनागरी रिप है, इस तरीके से बनाया जाता है। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीडी का फुल फॉर्म बताना। बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। आंसर ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी की पॉपुलरली नोन है। ऑक्सिलरी मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम एक अन्य नाम इसका सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस जिले में विकलांगों के लिए प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया? तो कौन सा जिला है जहाँ पे ये खोला गया है? तो वो खोला गया चित्रकूट जिले में। नाम क्या है? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय नाम है, जिसकी स्थापना 2001 में किया गया था। यह विश्व तथा भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है। 72 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात इनमें से क्या है? तो इनमें से अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का है 912, ए पर 1000 पर। ठीक है, तो 912 हो जाएगा। भारत के पूछे जाएगा तो 943। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, दिया गया है मई 2024 में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया था 13 मई से 15 मई के बीच मध्य, और ये नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड के रॉटरडैम है, वहां पर विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का जो है आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, मई 2024 में किस देश के द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा का शुभारंभ किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया यूएई के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। तो मई 2024 में 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा की मंजूरी दिया गया। तो आंसर ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है इनमें से? तो उनका नाम है एड डॉइट। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और ये ब्लू ओरिजिन के NS-25, ठीक है, NS-25 अंतरिक्षयान के प्रक्षेपण के साथ एड डॉइट जो है, इनकी उम्र कितनी है? 90 वर्ष। 90 वर्ष की उम्र में जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, इसका है मांडा। जम्मू कश्मीर में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग किस नदी के तट पर स्थित है ये बताना। ठीक है, मांडा। तो मांडा जो स्थित है ये चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी के तट पर स्थित है, उत्तरी भाग है। और ये जम्मू कश्मीर में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चेनाब नदी। किस मौर्य सम्राट ने स्मारकों के लिए पत्थर के प्रयोग की शुरुआत किया था? तो ये किस मौर्य सम्राट के द्वारा किया गया था स्मारकों के लिए पत्थर का प्रयोग? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी पार्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी पार्ट। अशोक ने जो है किया था, और अशोक जो था वो क्या था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 इस तरीके से दिया गया है, अब पूरा दिख रहा है, देखिए। मध्यकालीन भारत में शिवाजी के शासनकाल में दबीर नामक अधिकारी का कार्य क्या रहता था? तो दबीर नामक जो अधिकारी रहता था उसको कहते थे विदेश मंत्री, मतलब कि ये विदेश मंत्री होता था। ठीक है, ये शिवाजी के काल में रहता था, विदेश मंत्री को दबीर कहा जाता था। तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, विदेशी मामलों का जानकार होता था। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, किसके शासन काल में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी? तो कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य पहली जो टेलीग्राफ सेवा चलवाया गया था डलहौजी के कार्यकाल में रहा था। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 1851 में। ठीक है, 1851 में डलहौजी का कार्यकाल जो रहा था वो 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। तो इसी के शासन काल में रेल, डाक टिकट आदि की शुरुआत किया गया था। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। भारत से भाग गए और 1947 तक गदर पार्टी के साथ कार्य करते रहे, उन्होंने पेशवा नामक अखबार की शुरुआत भी की थी, वह कौन थे?
उनका नाम बताना है। तो उनका नाम था सरदार अजीत सिंह। ठीक है, सरदार अजीत सिंह जो थे ये भगत सिंह के चाचा थे। इनका जन्म 1881 में पंजाब में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 15 अगस्त 1947 को। कहाँ पर? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, या 1918 में जो है गदर पार्टी से जुड़े थे और ये जो है 1947 तक कार्य करते रहते हैं। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या के पिछले दशक के मुकाबले 17.7% की वृद्धि हुई और पिछले दशक में कितना रहा था? तो पिछले दशक में रहा था 21.5%। तो उसके मुकाबले कितनी वृद्धि हुई? 17.7% की वृद्धि हुई। तो आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या अथवा राज्य क्षेत्र में असमर्थ व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम है? तो कौन से राज्य में है? तो ये सबसे कम अगर हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप में हो जाएगा। आंसर इसका जो है क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में हमें मिलान करना है। खनिज दिया गया और खाने दी गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 58 में हमें मिलान करना है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। चलिए मिलान करते हैं। बॉक्साइट की खनिज जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो बॉक्साइट की जो खान है वो पाई जाती है कोरापुट में। तो ए का 1 ही हो जाएगा। और ये कोरापुट कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा राज्य हो जाएगा। उड़ीसा राज्य हो जाएगा इसका आंसर। उड़ीसा में पड़ता है। और कोरापुट में बॉक्साइट की खान। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज की खान कहाँ है? तो ये है बालाघाट। मैग्नीज की खान कहाँ है? बालाघाट। बालाघाट कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगला है लौह अयस्क। लौह अयस्क की खान जो इसमें से हो जाएगा डोनी मलाई। ठीक है, लौह अयस्क की डोनी मलाई हो जाएगी। डोनी मलाई कहाँ है? कर्नाटक में। इसके बाद आता है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर हो जाएगा अर्की। अर्की की खान ये कहाँ पर है? तो अर्की जो चूना पत्थर की खान है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से इसका मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 59 दिया गया है कि इसमें से कौन सी आर्द्रभूमि सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बरेला दिया गया बिहार में है। ठीक है, सख्या सागर मध्य प्रदेश में, रुद्र सागर त्रिपुरा में है। कलिबेली आंध्र प्रदेश दिया गया है जो कि गलत है। कलिबेली जो है ये तमिलनाडु की आर्द्रभूमि है। आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड। तो आर्द्रभूमि ये जो पड़ती है कलिबेली ये तमिलनाडु में पड़ती है, न कि आंध्र प्रदेश। तो गलती कहाँ पर है? गलती डी पार्ट में, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो सेम ही क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन मतलब 51 नंबर क्वेश्चन था। मांडा जम्मू कश्मीर में सिंध सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग। तो कौन सी नदी है? चिनाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 देखते हैं। भारत में संघ विधायिका राज्य सूची के विषय में कानून कब तक नहीं बना सकती ये बताना। ठीक है, भारत में संघ विधायिका राज्य सूची के विषय में कानून तब तक नहीं बना सकती, कब तक नहीं बना सकती ये बताना। तो ये जो है जब राज्यसभा ये संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तब तक नहीं बना सकती। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी देने की आवश्यकता सर्वप्रथम किसके द्वारा अनुभव किया गया था? तो ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी देने की आवश्यकता जो है सर्वप्रथम LM सिंघवी समिति के द्वारा माध्यम से किया गया था। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट है। 1986 में गठन किया गया था LM सिंघवी समिति और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है। भारत के कानून कौन से संवैधानिक संशोधन में सिंधी 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन इसके लिए किया गया था? तो इसके लिए किया गया था 21वां संविधान संशोधन। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था और इसमें सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस मतलब तपेदिक मतलब इसको कहते हैं टीबी के उत्पादन के कारक क्या हैं? ठीक है, इसमें से तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस को सामान्यतः टीबी के नाम से जानते हैं और इसका जो जीवाणु है वो क्या है? बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया या जीवाणु हिंदी में कहते हैं, बैक्टीरिया जो है हिंदी कहते हैं और इंग्लिश कहते हैं, और इसका जो जीवाणु या बैक्टीरिया है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। कौन सा इसमें से पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपके स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
तो इनमें से क्या हो जाएगा, तो वो होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आरबीसी। तो रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स इसको कहते हैं। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। आंसर क्या है, ए पार्ट इसका करेक्ट है। गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या होती है? गतिज ऊर्जा का मात्रक की बात कर रहा है। गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है 66। का आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। इसका फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। इनमें से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना का अंग नहीं है, ये बताना है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सी योजना है जो दीनदयाल अंत्योदय योजना का अंग नहीं? तो 67 का अगर हम बात करते हैं तो सी पार्ट हो जाएगा जो इसमें दिया गया है WSWC, मतलब वेयर हाउस निर्माण है। तो केंद्रीय सहायता जो है सेंट्रल सपोर्ट फॉर वेयर हाउस क्रिएशन है, ये इसका जो है क्या है, इस योजना का अंग नहीं दीनदयाल अंत्योदय। बाकी इसमें से SMID आता है, मतलब सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर भी जुड़ा हुआ है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जुड़ा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन चलो पढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अस्तित्व में कब आया था ये? ठीक है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ये आया था 1987 में, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़ों को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप से किस रूप से जाना जाता है? तो 0 1 जो होता है इसको हम जानते हैं बेसिकली बाइनरी नंबर के रूप में, ठीक है। तो 69 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, बाइनरी नंबर सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जानते हैं? तो फ्लैश ड्राइव का एक अन्य नाम है पेन ड्राइव। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, मथुरा में इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मथुरा जो जिला है वो तेल रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तेल शोधनशाला मथुरा में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा 1982 में तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। 1857 का भारतीय विद्रोह था निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी पार्ट, ठीक है। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी थी 20 NI से विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और ये उस दिन कौन था दिन था? तो उस दिन था रविवार, ये भी याद रखिएगा। और उसमें इसके पहले 29 मार्च 1857 को ही बैरकपुर बंगाल की 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने जो है चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो ये भी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक का अनावरण किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या रखा गया है? FWD-200B, ठीक है। FWD-200B इसका जो है नाम रखा गया। ये जो है बम वर्षक विमान है, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान है, जिसका अनावरण किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है कि मई 2024 में भारत का पहला वाणिज्यिक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। ये लॉन्च किया गया है माइंड प्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। 75 नंबर क्वेश्चन है, मई 2024 में किसे HDFC लाइफ का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? तो HDFC लाइफ का नया अध्यक्ष बनाया गया है के मिस्त्री को। के मिस्त्री, तो के मिस्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 51 देखते हैं, राग भैरव या राग भैरवी पारंपरिक रूप से दिवस किस समय गाया जाता है, ये बताना। राग भैरव, तो राग भैरव की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया है, किस मतलब कब गाया जाता है, किस समय गाया जाता है, ये बताना है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? राग भैरव जो है ये गाते हैं हम बहुत सुबेरे सुबेरे, ठीक है, सुबह सुबेरे। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दिल्ली पहली बार राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी और कौन से राजपूत के अधीन बनी थी? तो दिल्ली जो बनी थी वो तोमर राजपूतों के अधीन जो है एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी पहली बार। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा जो है 1885 में किया गया था? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही इसके लिए? तो इसके लिए सही है A.O. ह्यूम, मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना किया गया था। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार ने क्या प्रस्तुत किया था जो प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी? तो क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा डी पार्ट, द्विशासन की व्यवस्था
का प्रयोग किया, मतलब इन्होंने 1919 में ये जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमेशा लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? तो यह स्लोगन जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो पाक जल डमरू मध्य जो होता है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुसान बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? बुसान बंदरगाह की बात करते हैं तो ये दक्षिण कोरिया में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से अगर देखा जाए तो ब्राजील से नहीं गुजरती। कर्क रेखा बहुत सारी रेखाओं बहुत सारे देशों से गुजरती है। इसमें आपका मैक्सिको हो गया, भारत है, म्यांमार है, ठीक है, और बहामास है, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, म्यांमार हो ही गया, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और साथ ही साथ ताइवान से होकर गुजरती है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्राजील से होकर नहीं गुजरती। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है? तो पृथ्वी की सतह के सबसे निकट जो है वो है क्षोभ मंडल, मतलब कि ट्रोपोस्फियर इसको कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित प्रजातियों की आबादी में वृद्धि की क्षमता क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं आनुवांशिक क्षमता। क्या कहते हैं? आनुवांशिक क्षमता। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए एक वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यकता की अवधि कितनी होती है? तो इसके लिए आवश्यकता होती है 10 साल की। आंसर हो जाएगा क्या? बी पार्ट, 10 साल। ठीक है, इनमें से किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में है। टोटल लोकसभा की जो सीटें हैं कितनी है? 80 है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट। खान सुरक्षा विभाग भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो खान सुरक्षा विभाग, द डिपार्टमेंट ऑफ माइन सेफ्टी कम्स अंडर व्हिच सेंट्रल मिनिस्ट्री इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना है 64 में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वायुमंडल दाब हम बैरोमीटर से मापते हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने किया था? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था फ्रेडरिक मिशर, जो कि स्वीडन के जैव रासायनिक विज्ञानी थे। 1869 में इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल की खोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, अपवर्तनांक की एसआई मात्रक बताना। ठीक है, अपवर्तनांक का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, अपवर्तनांक का क्या होता है? कोई इकाई नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 अब देख लेते हैं। इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, चलिए दिया गया यहाँ पे कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करिए। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो बताना इनमें से कौन सा कथन सही। 4 कथन इसके बारे में दिया गया है और कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहला देखते हैं दिया गया एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी वो है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई, जो कि सही है। वह उधार देने के साथ ही शेयर बाजार में निवेश करते हैं, भी सही है। प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये किसका प्रणाली? भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है और खुद पर तैयार किए गए चेक जारी नहीं कर सकते, तो ये भी सही है। और उपभोक्ताओं से सभी प्रकार के जमा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे समय जमा और मांग जमा, तो ये गलत है, ये प्राप्त नहीं कर सकते। तो सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। दिया गया इस तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित करने की विधि नहीं है? इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित करने की विधि नहीं है? तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आय विधि होती है, व्यय विधि होती है, वैल्यू एडेड विधि होती है, लेकिन आयात निर्यात विधि नहीं होती। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, यूएसबी से क्या मतलब है? यूएसबी कंप्यूटर टर्म में यूएसबी का अर्थ क्या होता है? सीरियल बस स्टैंडर्ड, ये एक सीरियल बस स्टैंडर्ड है। आंसर डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 70, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने या नाजुक सिस्टमों को ध्वस्त करने के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं साइबर टेररिस्ट। क्या कहते हैं? साइबर टेररिस्ट कहेंगे। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, 1887 में इसकी स्थापना किया गया था। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आंसर इसका बी पार्ट, मेरठ में बनाया गया। ठीक है, मेरठ में निर्माणाधीन है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट।
चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद रिहान। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह नियुक्ति जो है 3 साल के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2024 में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है संजय कुमार मिश्र। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है जेनी एरपेनबेक। ठीक है, एरपेनबेक को सम्मानित किया गया है। और अनुवादक माइकल हाफमैन को भी दिया गया कथा साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से इन दोनों को सम्मानित किया गया। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब जीएस क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित? ठीक है, 51 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन हो चुका, अभी 50 क्वेश्चन और देखना, इसलिए वीडियो से जुड़े रहेगा इंडिया तक, तभी इसका भरपूर फायदा मिल पाएगा। जीएस का 25 क्वेश्चन देखने के बाद हम 25 क्वेश्चन मैथ के देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 51 की अगर हम बात करते हैं तो अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित? तो अजंता की जो चित्रकारी, अजंता गुफाओं की चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? इसमें से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल इनमें से अगर हम देखते हैं तो हो जाएगा वो वारेन हेस्टिंग्स था। आंसर डी ऑप्शन। ये 1773 से लेकर 1785 तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, इसके समय में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था और 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना भी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां पर किया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा जो नेतृत्व किया गया था बिहार में किया गया था। ठीक है, तो बिहार का आरा जिला जगदीशपुर में 1857 का विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा किया था कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 में देखते हैं तो डी पार्ट 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें इन्होंने घोषणा किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानसभा दिल्ली पर बम डालने के लिए भगत सिंह का साथ किसने दिया था? केंद्रीय विधानसभा दिल्ली पर बम डालने के लिए भगत सिंह का साथ जो है इनमें से बटुकेश्वर दत्त ने दिया था। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कब फेंका था बम? तो 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या श्रीहरिकोटा रेंज कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी श्रीनगर यानी जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है? इनमें से जम्मू और कश्मीर से होने वाली बहने वाली नदी जो है वो है झेलम नदी। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील किसकी उपज के लिए जाना जाता है? तो सांभर झील से बहुतायत में नमक निकाला जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षेत्र जो जैव विविधता हॉटस्पॉट नामित नहीं है वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो हो जाएगा इसमें से पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट में नामित नहीं, बाकी पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, इस प्रकार जो है 4 इतने हैं जो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट होते हैं। ठीक है मतलब है संख्या 4 है, तो ये पूर्वी घाट उसमें नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है वो कौन सी परत होती है? अब ऑप्शन दिया गया कौन से मंडल पाया जाता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी पार्ट। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत है। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। आधार बिल 2016 को लोकसभा में कैसे प्रस्तुत किया गया था? तो आधार बिल 2016 को यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो सन 2009 में गठित हुआ था, भारत सरकार का एक प्राधिकरण है जिसका गठन जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध करवाना था। तो इसके द्वारा जो है अगर बात करें तो एक ये धन बिल के रूप में जो है इसको पेश किया गया था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, निम्नलिखित में से किन्होंने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों के वर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति जो कि संविधान सभा के अधीन एक संस्था है उसका नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो किसके थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू थे संघ शक्ति संविधान के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एस सी मुखर्जी जो थे वो किसके थे? ये थे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंकर में दशमलव पद्धति के साथ प्रवर्तित नया पैसा कब पैसा बना? तो ये बना था वर्ष 1957 में। 1 अप्रैल 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई थी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट।
प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो ये एक दूरी का मात्रक है। जब दूरी का मात्रक होता है कौन सी दूरी से मापी जाती है? इससे खगोलीय दूरी मापी जाती है, ठीक है, खगोलीय दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो इतना बड़ा इसका क्षेत्र रेंज होता है एक प्रकाश वर्ष के। तो ये इससे अधिकतर मतलब खगोलीय दूरी ही मापी जाती है, ठीक है। दूरी मापने की इकाई, सबसे बड़ी इकाई अगर दूरी मापने की तो वो होता है पारसेक। पारसेक जो होता है वो सबसे बड़ी दूरी इकाई की मापने होती है, दूरी की मापने की इकाई होती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा इसमें से रोग होगा? तो उस रोग का क्या है? इजिली आंसर इसका घेंघा रोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ा धोने के सोडा के अणु में, क्रिस्टल के अणु में पानी की कितनी मात्रा होती है? तो इसमें अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट 10 होता है, ठीक है, 10 मात्रा होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में किस राज्य का पोषण अभियान के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान दिया गया है? ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, इसमें से कौन सा 67 में सही हो जाएगा? देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर किया जाएगा 67 का बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को इसमें पहला स्थान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। मंत्रियों के समूह के पैनल का नेतृत्व किसने किया जिसने मजदूर अनुदान योजना को बनाने के लिए कृषि और मनरेगा को कौशल विकास योजनाओं में सम्मिलित करने के लिए, इसे निगमित करने के लिए भूमि पूलिंग का प्रस्ताव दिया था? ये किसके द्वारा किया गया था? ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 68 में हो जाएगा, ये थावर चंद्र गहलोत के द्वारा दिया गया था, ठीक है, थावर चंद्र गहलोत के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 69 दिया गया है। असेंबलर क्या है? अब ये कंप्यूटर के टर्म में पूछा गया। तो असेंबलर जो होता है एक मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम है, ठीक है, मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है। निम्नलिखित शार्ट की का कौन सा सही क्रम कॉपी पेस्ट और कट आदेशों को दर्शाता है? तो कॉपी करते हैं कंट्रोल+C से, ठीक है। तो और इसके बाद दिया गया है पेस्ट, तो पेस्ट हम करते हैं कंट्रोल+V से। तो यहाँ कंट्रोल+V, यहाँ कंट्रोल+X, तो गलत हो जाएगा। और जो कट होता है वो किससे? कंट्रोल+X से करते हैं। तो बी पार्ट इसका राइट है, ठीक है। चलिए पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये जो है लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, इनसे इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर है? चीनी मिल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पड़ता है खतौली मुजफ्फरनगर में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा ये 1933 से लागू है, ठीक है। खतौली मुजफ्फरपुर की त्रिवेणी चीनी मिल जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चीनी मिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2024 में ईबू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था और यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ईबू ज्वालामुखी जो पड़ता है ये इंडोनेशिया में पड़ता है, आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया में लगभग 127 ज्वालामुखी हैं और ये अगर हम बात करें प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर भी स्थित है, आंसर इसका सी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2024 में घोषित संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव किया। यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? तो विश्व फुटबॉल दिवस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष 25 मई को मनाया जाएगा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मई 2024 में व्हीटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया डॉक्टर पूर्णिमा देवी को। पूर्णिमा देवी अगर बात करें तो असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी है पूर्णिमा देवी बर्मन, जिन्हें व्हीटली फंड फॉर नेचर व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया मई 2024 में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। फिर इसके बाद हम देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। अभी हम और 50 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया, अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद किसे टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो देखिए जो अक्टूबर 2024 में भी हाल ही फिलहाल में रतन टाटा जी की मृत्यु हुई है, तो इनकी मृत्यु के बाद मतलब निधन के बाद जो है किन्हें टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम की अगर हम बात करते हैं तो नया जो बनाया गया है वो उनके सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, तो इन्हें बनाया गया है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वर्ष 2024 में टेनिस की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो पुरुष एकल का खिताब यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब जो है ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है इटली के हैं जैनिक सिनर, उन्होंने यूएस के टेलर फिट्स को जो है पराजित किया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर, नाम याद रखिएगा, जैनिक सिनर ने इस बार 2024 का यूएस ओपन जीता है। और महिला अगर देखा जाएगा यूएस ओपन में महिला की बात कर हम करते हैं तो वो किसके द्वारा जीता गया है?
तो ये बेलारूस की हैं एरिना सबालेंका। एरिना सबालेंका ने महिला एकल खिताब जो है जीता है यूएस ओपन का। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सितंबर 2024 में ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो 53 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 से 4 सितंबर 2024 को ये जो है राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और ये मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में। आंसर डी ऑप्शन राइट है। इसका थीम क्या था? थीम था विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। यह योजना कब शुरुआत किया गया था? तो यह योजना शुरू की गई थी 2014 में, ठीक है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग के द्वारा जो है ये शुरुआत किया गया था। अभी इसको 2026 तक स्पेंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? पूरा पाषाण युग के चरण की अगर हम बात करेंगे तो 3 भागों में बांटा गया है पूरा पाषाण काल को, जिसमें आता है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो राइट आंसर डी ऑप्शन राइट है। कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का उदाहरण है और किस आर्किटेक्चर का उदाहरण है? तो कुतुब मीनार अगर हम बात करेंगे तो ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत किया गया था, इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंचा था, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवाया गया था। तो इसमें 3 सुल्तानों का हाथ रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया। भारत की जनगणना पहली बार 1872 में किसके अधीन शुरुआत किया गया था? तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो हुआ था वो मेयो के कार्यकाल में हुआ था। आंसर ए पार्ट हो जाए। मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर 72 तक था और इसी में इसी ने 1872 में जो है प्रारंभ किया था। इसके बाद रिपन के कार्यकाल में 1881 में जो है नियमित जनगणना करवाई गई थी। तब से 81, 91 और इस तरीके से चलता आ रहा है, ठीक है। चलिए, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? अब अंगीकृत की अगर हम बात करेंगे तो संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर है। अंगीकृत की बात करेगा तो ये हो जाएगा और यह पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्ला भाषा, जो कि ये अगर हम बात करेंगे तो ये इसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि नीति निर्देश सिद्धांत न्याय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 37 में, ठीक है। अनुच्छेद 37 में ये बातें कही गई हैं। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, भारत के किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाए तो उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद है 157 उसमें इसके बारे में बातें कही गई हैं, ठीक है। 157 में क्या बातें कही गई हैं? 157 में, अनुच्छेद 157 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 अर्हताएं हैं। पहला, वो भारत का नागरिक हो और दूसरा है वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तो 35 वर्ष है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? किस नंबर पर आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत की बात करेंगे तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आंसर ए पार्ट, 7वां सबसे बड़ा देश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? काल बैसाखी अगर हम बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में गरज के साथ तेज आंधी और भारी बारिश होती है, जिसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम राज्य में पड़ता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ये लौह अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है। आंसर डी ऑप्शन है। बैलाडीला की खान कहाँ पड़ता है? दंतेवाड़ा जिले में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है इनमें से? तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो है वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहाँ पड़ता है? तो ये नवी मुंबई में, ठीक है। नवी मुंबई में ये जो है स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिया गया कि विबग्योर के प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम होती है, कम होती है मतलब? तो यहाँ अगर आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका बैगनी रंग की जो होती है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और सबसे अधिकतम तरंग दैर्घ्य अगर पूछ लेगा तो वो लाल हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक किसकी होती है? लाल की होती है। चलिए, माइकल फैराडे नाम से एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक मतलब इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज किया था? बेंजीन की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे
कब किया था? तो इन्होंने 1825 में खोजा था। आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले 69 में हमें मिलान करना है। अपमिश्रक दिया गया, खाद्य सामग्री, इन दोनों को मिलान करना है। ठीक है, पपीते के बीज, पपीते के बीज क्या खाद्य सामग्री की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पपीते के बीज से रिलेटेड है तो ये काली मिर्च से संबंधित होता है। ठीक है, बाकी अर्जिमोन जो अपमिश्रक होता है ये काली मिर्च इसमें मिला सकते हैं। अर्जिमोन के बीज की अगर बात करेंगे तो ये सरसों के तेल के टाइप का होता है। डिटर्जेंट जो होता है ये दुग्ध इसमें मिला सकते हैं, मतलब दूध में डिटर्जेंट मिला सकते हैं। पीला एनिलिक जो रंजक होता है हल्दी में मिलाया जाता है। तो इस तरीके से अपमिश्रक होते हैं इन सभी के। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, पहला का डी हो जाएगा, पहला का डी जो दिया गया है सिर्फ एक ही में दिया गया, तो सी पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है? चिकनगुनिया, चिकनगुनिया जो होता है एक विषाणु जनित रोग है, मतलब कि वायरस है, वायरस जनित रोग है और ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। तो एडीज हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट है। सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? तो सेब में सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या? बी पार्ट। ठीक है, हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या? बी। के जो होता है पोटेशियम को डिनोट करता है, तो आंसर बी पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? तो यह आर्थिक से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम डेविड रिकार्डो महोदय थे, उन्होंने तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। तो राइट आंसर सी ऑप्शन है। गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये दोनों जो आते हैं ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। आंसर ए पार्ट राइट है। आंसर क्या है? ए पार्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ के रथों का त्योहार रथ यात्रा हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये भारत में हिंदू समुदाय के द्वारा भगवान जगन्नाथ के रथों का त्योहार अर्थात जगन्नाथ रथ यात्रा प्रतिवर्ष पूरी जिले के उड़ीसा राज्य में जो है मनाते हैं। और ये त्योहार जो है भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित है। तो पूरी उड़ीसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? ठीक है, इसका आंसर क्या है? तो देखिए श्री राम जो मंदिर है उसके मंदिर की वास्तुकला की अगर बात करें तो नागर शैली में डिजाइन किया गया है। और ये इसके वास्तुकार कौन है? तो गुजरात के हैं चंद्रकांत भाई सोमपुरा। उनका नाम क्या है? चंद्रकांत भाई सोमपुरा, जो कि उसके मुख्य वास्तुकार हैं। और किस शैली पर बनाया गया? तो नागर शैली पर बनाया गया, ये जरूर याद रखिएगा। ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसके बाद मैं हिंदी का पूरा मैराथन लेकर आऊँगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।